दोस्तों नमस्कार। करीब 2 बरस पहले मोबाइल पर एक वीडियो उभर कर आया था और पूरे देश ने उसे देखा था। उस वीडियो को देखने के बाद मानवीय संवेदनाएं कैसे खत्म हो जाती है या मानवीय त्रासदियां कैसे हिंसक और अमानवीय हो जाती है, सब कुछ उसमें नजर आ रहा था। एक ऐसी परिस्थिति थी जिसमें जिसने भी उस वीडियो को देखा वो अंदर से हिल गया। अगले दिन अखबारों के पन्नों पर वह तस्वीर के तौर पर छपा। देश के न्यूज चैनलों के स्क्रीन पर वह वीडियो रेंगने लगा और पहली बार पूरे देश की नजर मणिपुर की तरफ गई थी। 19 जुलाई 2023। उस पूरे वीडियो में दो महिलाओं को निवस्त्र करके सार्वजनिक तौर पर जिस तरह से सड़क पर प्रताड़ित करते हुए निकाला जा रहा था, वह एक ऐसी परिस्थिति थी जिसमें कोई भी मानवीय पहलू भीतर से हिल जाए। प्रधानमंत्री ने भी उस वीडियो को जरूर देखा और उसके बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया जो सार्वजनिक तौर पर सामने उभर कर आई, उसमें यही कहा गया था कि उनका हृदय पीड़ा से भरा हुआ है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। यह बयान 2 बरस पुराना है। 19 जुलाई के बाद जब मणिपुर की पुलिस ने वहां पर जांच की तो पता चला कि यह 19 जुलाई की घटना नहीं है, बल्कि 2.5 महीने पहले 4 मई को थोम्बल जिले की यह घटना है। यानी इस घटना को घटे हुए 2.5 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया और उसके बाद यह वीडियो सामने आया और तब दुनिया को पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है। और यह सवाल समूची दुनिया में उस वक्त रेंगने लगा, यहां तक कि ब्रिटेन की संसद में भी यह सवाल उठा जो घटना मणिपुर में हो रही है। उसके बाद कर्नाटक के चुनाव आ गए। कर्नाटक के चुनाव में प्रधानमंत्री मशगूल हो गए। हिंसा रुकी नहीं, टकराव रुका नहीं। मणिपुर अपने ही घाव में बैठकर अपने आप को मलहम लगाने की स्थिति में नहीं था। इसीलिए उस समय से लेकर अब तक तकरीबन 57,000 लोगों के घर छिन गए, लोग विस्थापित हो गए। जो कुछ चलते रहा उसमें सैकड़ों रिहाइश अलग से बनाई गई, कुकीज के लिए अलग, मैतेईस के लिए अलग। और यह परिस्थिति लगातार होते होते 865वें दिन यानी आज जब प्रधानमंत्री मणिपुर पहुंचे, फिर वही सवाल हर जहन में इसलिए आ गया, उस वक्त से लेकर अब तक क्या कुछ छुपाया गया, क्या नहीं बताया गया। जो उस वक्त की सरकार थी उसे भी 21 महीने लग गए इस्तीफा देने में। राष्ट्रपति शासन उसके बाद लागू किया गया। इस वक्त प्रधानमंत्री राष्ट्रपति शासन मणिपुर में है तब पहुंचे हैं और वह भी 865 दिन यानी 365 दिन का 1 बरस होता है। तो आप समझ लीजिए 2 बरस 2 महीने से ज्यादा की परिस्थितियों के बाद अगर पुरानी घटनाओं को घेरेंगे तो और ज्यादा महीने उसमें आपको जोड़ने पड़ेंगे। लेकिन दर्द अक्सर छुपा लिया जाता है, सवाल अक्सर छुपा लिए जाते हैं, नहीं बताए जाते हैं। बताया जाता है तो आने वाले सपनों को दिखाया जाता है और इन सपनों के आश्रय ताना बाना दिल्ली कितनी करीब है यह भी दिखलाना पड़ता है, बतलाना पड़ता है। विकास का मतलब कैसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं यह भी ऐलान होते हैं। हाथों में तिरंगा पकड़े हुए एक लंबी कतार प्रधानमंत्री का इंतजार कर रही है, यह राष्ट्रवाद के प्रतीक है। इस दौर में लोगों के लिए जो भी योजनाएं दी जाएंगी, वह स्कूल होगा, वो हेल्थ सेंटर होगा, वो सड़कें होंगी, वह पोर्ट होगा, वो पुल होगा, कुछ भी कहें, लेकिन इन सब के बीच जहां पर दर्द होगा उस दर्द की आवाज को तो सुनने का मौका इस देश को मिलना चाहिए। क्योंकि जो कुछ मणिपुर में हुआ उसके बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वहां का दौरा जरूर किया, लेकिन बावजूद इसके कौन सा रास्ता,
समाधान की परिस्थितियों में मानवीय पहलुओं के साथ टिका हो, यह रास्ता इस देश की कोई पॉलिटिकल पार्टी बता नहीं पाती है। और सत्ता तो इस दौर में बेफिक्री के साथ अपनी मदहोशी में रहती है। लेकिन फिर वही सवाल लौटिए उसी मणिपुर में। प्रधानमंत्री ने आज कई जगहों पर भाषण दिए, कई तरह के लोगों से मुलाकात की। उनका स्वागत नृत्य संगीत के साथ हुआ। जो लोग नृत्य संगीत के साथ आदिवासी वेशभूषा में आए थे वो बहुत खुश थे, प्रधानमंत्री आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी आश्वासन और भरोसा वहां के लोगों को दिया, केंद्र सरकार आपके साथ है, सत्ता सरकार दिल्ली की आपके साथ खड़ी है। लेकिन जब वो मिले उन विस्थापितों के बीच गए जिन्होंने इस दर्द को देखा भोगा और 2.5 बरस से हर दिन जिस तरीके का जीवन जी रहे हैं, ऐसा जीवन तो कभी भी उन्होंने ना कल्पना की थी, ना ही उनके जीवन में इससे पहले कभी आया था। वह छोटी बच्ची हो या किसी की मां हो, हर की आंख में आंसू थे। उनके कुछ सवाल थे, प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी एक बेचैनी थी, निराशा का भाव भी था। जी, हम सुना नहीं सकते हैं क्योंकि जो वीडियो दूरदर्शन ने जारी किया, जिस वीडियो को एएनआई के जरिए जारी किया गया, उसमें आवाज नहीं है। उसमें बच्ची बोल रही है, लेकिन क्या बोल रही है कोई नहीं सुन सकता है। प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे ये देश ने सुना। वहां के लोग जो स्वागत करने आए थे हर किसी ने सुना, नारे भी सुनाई दिए, लेकिन वह आवाज नहीं है जिन आवाजों के जरिए पता चले कि उनका दर्द क्या है। हमें लगता है वो वीडियो एक क्षण के लिए आप भी देख लीजिए, हो सकता है आपके भीतर भी यह कुलबुलाहट तो होगी ही कि आखिर क्या कह रही है ये लड़की, वो मां किस बात पे रो रही है, किसकी आंखों में आंसू क्यों हैं। सत्ता सरकार से यह सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए। वहां के लोगों की जो प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री को देखकर हो रही है, उनकी आंखों में जो आंसू हैं और जुबान पर जो सवाल हैं, वह देश को क्यों नहीं जानने दिया जाता है। वो बंद कमरे में मुलाकातों के सिलसिले में, क्योंकि प्रधानमंत्री गार्जियन के तौर पर होते हैं, और जब 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीने नहीं, 1-2 साल नहीं, बल्कि उससे ज्यादा वक्त की परिस्थितियों को लोग अपने जीवन के संघर्ष का हिस्सा मान चुके हों, तो वो कब कैसे टूट जाएंगे कोई नहीं जानता है। इसीलिए सवाल यह भी है कि जब 2 बरस से ज्यादा के वक्त में प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं पहुंचे, तो आज वो क्यों गए। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर प्रधानमंत्री की छवि नए तरीके से गढ़ी जा रही है। अमेरिका के साथ संबंध लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पश्चिमी देशों के भीतर मणिपुर को लेकर जो सवाल उठते रहे, उसमें यह भी सवाल था। ईसाई समाज को लेकर कुछ सवाल वेस्टर्न कंट्रीज में उठे जरूर, और यह सवाल ब्रिटेन की पार्लियामेंट के भीतर बकायदा उठा। हालांकि उस वक्त कैमरून विदेश मंत्री के तौर पर जो जवाब दे रहे थे वो भारतीय हक में था। उन्होंने बताया नहीं, ऐसा नहीं है, धर्म के आश्रय इस तरीके से चीजें नहीं घटती है। ये सवाल अमेरिका के भीतर भी उठे। तो क्या नई परिस्थिति में एक दबाव अंतर्राष्ट्रीय है कि आप मणिपुर गए ही नहीं और अब आप
जिन रास्तों पर चल रहे हैं उसमें सवाल सिर्फ और सिर्फ भारत की इकोनॉमी, टैरिफ वार, अमेरिका के साथ संघर्ष, चीन के साथ यारी, इन सब से हटकर आपके उस मानवीय पहलुओं का है। और मानवीय पहलू हिंसक होने नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री ने आज इसका जिक्र भी किया। और शायद ये वो सवाल है, जब 23 मार्च 2023 को मणिपुर हाईकोर्ट ने मैतेई समाज को आदिवासी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देने की वकालत की थी और राज्य सरकार से कहा था कि आप इस पर ध्यान दीजिए, उसके बाद से ही 3 मई को पहली बार कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जो संघर्ष की परिस्थितियां निकल कर आई, वो 4 मई की वही तस्वीर थी जो थोबल जिले से निकल कर आई थी, जिसमें 2 महिलाओं को निवस्त कर दिया गया था और 19 जुलाई को यह भारत के भीतर यह तस्वीर छा गई थी। लेकिन देश तो मदहोश था अपने तौर पर। चुनाव में, कर्नाटक के चुनाव में देश के गृह मंत्री भी और प्रधानमंत्री भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे। चुनाव जीतने का मतलब होता कि आप शायद जनता के बीच हैं, जनता के साथ हैं, लेकिन चुनाव कर्नाटक का हार गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी मणिपुर नहीं गए। मणिपुर अभी गए, एक दूसरी परिस्थिति। इसीलिए यहां बताना जरूरी है क्योंकि आरएसएस नॉर्थ ईस्ट को लेकर आज से नहीं बरसों बरस से सक्रिय रही है, 50 वर्षों से ज्यादा। और खुद प्रधानमंत्री जब सत्ता में आए तो उन्होंने ईस्ट फर्स्ट का नारा दिया और ईस्ट फर्स्ट के नारे के पीछे यह आरएसएस की मौजूदगी कि अगर एहसास को आपको समझना है तो यह भी आपको समझना होगा कि संघ किस तरीके से वहां पर काम करता रहा है। और याद कीजिए 1999 जब संघ के 4 स्वयंसेवकों का अपहरण वहां पर नेशनल लिबरेशन ऑफ त्रिपुरा ने कर लिया था, एनएलएफटी ने कर लिया था। और जिन 4 लोगों का अपहरण अगस्त 1999 में हुआ था, उस समय दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री थे। उस समय जिनका अपहरण किया गया था वो क्षेत्र कार्यवाहक श्यामल कांति सेनगुप्ता, विभाग प्रचारक सुधामय दत्त और दिनेंद्र डे थे, जिला प्रचारक शुभांकर चक्रवर्ती थे। और उसके बाद 28 जुलाई 2001 को यह खबर आई कि चारों की हत्या कर दी गई है। संघ के भीतर आक्रोश था। संघ यह बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में नहीं थी कि दिल्ली में हमारी सत्ता है और यह सब कुछ कैसे हो गया। नॉर्थ ईस्ट में तो हमने त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, तमाम पूर्वोत्तर क्षेत्रों में आरएसएस ने खूब पहल की। विश्व हिंदू परिषद की दखल हुई, वनवासी कल्याण आश्रम पहुंचा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पहुंची, राष्ट्र सेविका समिति पहुंची, विद्या भारती पहुंचा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, पर्यावरण, 4000 से ज्यादा प्रकल्प तो अभी भी वहां पर संघ काम कर रहा है। कई छात्रावास विश्व हिंदू परिषद और वनवासी आश्रम ने खोले। यानी पहल 1960 से ही शुरू आरएसएस ने की थी। 7260 एकल विद्यालय हैं, 500 गांव में स्वास्थ्य केंद्र जो संघ चलाता है, 20 कौशल विकास केंद्र हैं, 600 एकल विद्यालय है, 50 विद्यालय जनहित समाज के बच्चों के लिए है, अलग अलग छात्रावास है। इन बातों का जिक्र सिर्फ इसलिए क्योंकि इस दौर में अचानक प्रधानमंत्री बतौर प्रचारक अखबारों में लेख लिखकर सरसंघचालक का जन्मदिन भी मनाते हैं और लाल किले के प्राचीर से संघ को सबसे बड़े सेवक के तौर पर करार भी देते हैं। उस संघ के भीतर भी यह सवाल रहा कि अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपको देखना नहीं तो मणिपुर आप क्यों नहीं गए थे? और देखना है तो जाना ही चाहिए था। तो क्या एक ताकत इस दौर में मोदी की सत्ता को चुनौती दे रही है, वो संघ भी है। और संघ के तमाम घावों पर मलहम लगाने के लिए खुद प्रधानमंत्री गए, क्योंकि जब 4 स्वयंसेवकों की हत्या हो गई थी उसके बाद संघ के हेडक्वार्टर में चारों की तस्वीर लगाई गई। गृहमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी वहां पहुंचे, लेकिन दरवाजे पर एक क्षण के लिए रोका गया। बाद में जो 4 तस्वीरें अंदर लगी थी उसको बाहर के हॉल में ले आया गया, जिससे संघ हेडक्वार्टर में दरवाजे से घुसते ही अब तो संघ हेडक्वार्टर बड़ा चकमक वाला हो गया। उस समय ऐसा नहीं था। उस समय बाहर हॉल में ही चारों की तस्वीर रखी गई। गृहमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी पहुंचे, आश्रुपूर्ण तरीके से उन्होंने माला पहनाई, वापस लौट आए। संघ बेहद गुस्से में था, लेकिन इस वक्त भी संघ गुस्से में है। नॉर्थ ईस्ट को लेकर और मणिपुर में जो हुआ उसके बाद सरकार ने कोई हरकत क्यों नहीं की? हालांकि प्रधानमंत्री ने आज उस मलहम पर यह कह के हाथ रखा, हिंसा सही नहीं है। लेकिन यह कहने के बाद दूसरी जगहों पर यह भी कहा 21वीं सदी मणिपुर की होगी
और मणिपुर के नाम में मणि है तो इसमें एक चमक है। इन तमाम बातों का प्रधानमंत्री जिक्र कर रहे हैं और इन बातों का जिक्र करते हुए क्या वाकई ऐसी परिस्थिति है जहां पर महाशक्तियों का दबाव है, जहां पर देश के भीतर बीजेपी के भीतर की महाशक्ति का दबाव है, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर वेस्टर्न कंट्रीज का दबाव है, खुद अमेरिका का दबाव है? आप मणिपुर तो गए नहीं। मणिपुर में किसी भी तरह की हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हिंसा हमारे पूर्वजों और हमारी भावी पीढ़ी के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय है। अब 21वीं सदी का ये समय ईस्ट का है, नॉर्थ ईस्ट का है। इसलिए मणिपुर के विकास को भारत सरकार ने निरंतर प्राथमिकता दी है और मणिपुर के तो नाम में ही मणि है। ये वो मणि है जो आने वाले समय में पूरे नॉर्थ ईस्ट की चमक को बढ़ाने वाली है। दरअसल प्रधानमंत्री भूल जाते हैं ये बिहार नहीं है, ये बंगाल नहीं है, ये असम भी नहीं है, ये उत्तर प्रदेश भी नहीं है, ये मणिपुर है। देश के तमाम राज्यों में प्रधानमंत्री अक्सर जब यात्रा के लिए जाते हैं तो वहां पर आरबीआई से लगता है नोट छपवाकर वह पोटली बांध कर गए हैं और उसमें योजनाओं की पूरी फेहरिस्त होती है। शायद इसीलिए मणिपुर में 7,300 करोड़ की योजनाओं का जिक्र जिस तरीके से प्रधानमंत्री कर रहे थे, लग रहा था जैसे वो मलहम लगाने की दिशा में बढ़ तो रहे हैं लेकिन घाव और छलनी किए जा रहे हैं। लोगों को शांति चाहिए, अपना घर चाहिए, अपना समाज चाहिए, अपना माहौल चाहिए, सुरक्षा चाहिए, कानून का राज चाहिए, संविधान से मिले हुए हक चाहिए। लेकिन 7,300 करोड़ कम तो नहीं होते हैं। इसमें ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो जाएगा, स्कूल बन जाएंगे, महिलाओं के लिए छात्रावास बन जाएंगे, सुपर स्पेशलिटी वाले स्वास्थ्य केंद्र भी बन जाएंगे, एक पोर्ट भी आपको देंगे कांगला पोर्ट के नाम पर। बहुत कुछ आपके नाम पर होगा। लेकिन जो भावनाओं का जुड़ाव है वह इस दौर में गायब क्यों है? इसका सच भी मणिपुर के भीतर ही बसा है, जहां पर जिस दौर में यह सब कुछ हो रहा था उस वक्त मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह थे। दिल्ली की इच्छा पर थे, दिल्ली की चाहत पर थे, दिल्ली के पसंदीदा थे। जिस राजनीतिक विचारधारा की लकीर दिल्ली खींचना चाहती है, बीरेंद्र सिंह उसे खींच रहे थे। शायद इसीलिए उनके भीतर भी आज उस भावनाओं के आदान प्रदान का हिस्सा गायब था, जहां लोगों से वो संवाद करके पहुंचे हों। उनके दिल में तो दिल्ली, दिल्ली का डर, दिल्ली का खौफ, दिल्ली की चाहत, दिल्ली से प्रेम, दिल्ली को सबसे बड़ा बताने की इच्छा थी। शायद इसीलिए उस शामियाने के नीचे बैठकर भी बीरेंद्र सिंह क्या कह रहे थे प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, ना कि मणिपुर के लोगों के घाव को लेकर। सुनिए। गैदरिंग है तो मोदी जी ने यहाँ आके वेदर की वजह से खुद इम्फाल एयरपोर्ट से सुल्तानपुर को बाय रोड किया है। ऐसा ही कभी नहीं देखा, ऐसा ही प्राइम मिनिस्टर इतना हिम्मत से इतना मणिपुर को इतना प्यार करता है। तो हम लोग उम्मीद है, पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आए मणिपुर में। अभी डेवलपमेंट तो पहले से भी कर रहा है और अभी भी आज भी मोर देन 8,000 करोड़ का ये इनोग्रेशन है, फाउंडेशन स्टोन है। वाकई प्रधानमंत्री बहुत हिम्मत वाले हैं। उसी राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे हैं भरी बरसात में वो सड़क के रास्ते यहां तक आ गए। और यहां तक का मतलब यह है कि जो इलाका चूरा चांदपुर 260 लोगों की मौत हुई थी, कंग कोपनी, सदर हिल्स, ये तमाम जगहों पर लोग आहत आज भी हैं। 280 रिलीफ कैंप चल रहे हैं। 57,000 से ज्यादा जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग हैं वो वहां पर रह रहे हैं। और 2-2.5 बरस हो गए लेकिन रास्ता निकला नहीं है। ये कौन सी परिस्थिति में इस देश की राजनीति खुद को जिंदा रखने का नाटक करती है? शायद यह भी अपने आप में सबसे बड़ी त्रासदी तो है ही।
लेकिन इन सब के बीच भी भारत और भारत के प्रति प्रेम, उस प्रेम के प्रति के तौर पर राष्ट्रीय तिरंगा और तिरंगे के आश्रय इस देश में राष्ट्रवाद की मौजूदगी शायद किसी भी राज्य के भीतर इस तरीके की परिस्थिति हमेशा से सराबोर करती है देशभक्त को लेकर, देशभक्ति को लेकर। और यह नजारा भी उसी मणिपुर के भीतर भी नजर आया, जहां एक लंबी कतार में हाथों में तिरंगा थामे हुए प्रधानमंत्री की गाड़ियों के उस काफिले को, जिन गाड़ियों की अपनी कीमत शायद मणिपुर के पूरे समाज को हड़प ले जाए, उन गाड़ियों के काफिले के बीच लहराता हुआ तिरंगा अच्छा तो लग रहा है, लेकिन इसके पीछे का दर्द शायद छुप नहीं पा रहा है। फिर भी इन लंबी कतारों को देखना चाहिए। शायद इन सबको देखते सुनते हुए आखिरी सवाल सबसे मौजू हो सकता है। यह सवाल वो है, क्या वाकई सितंबर का महीना प्रधानमंत्री के इम्तिहान का महीना है? इस दौर की वो तमाम परिस्थितियां जो दिल्ली के भीतर राजनीतिक तौर पर, संघ के भीतर वैचारिक तौर पर और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कूटनीति के तौर पर लगातार चिता रही है, एक कटघरा बना रही है। और यह परिस्थिति प्रधानमंत्री को उस इम्तिहान की दिशा में ले जा रही है जहां पर उन्हें बार बार हर उस मणिपुर में जाना है जिसको उन्होंने अनदेखा किया, अन्यथा मुश्किल होगी। वो एक झटके में चीन हो सकता है, रूस हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, इजराइल हो सकता है, वो ईरान भी हो सकता है, वो मिडिल ईस्ट भी हो सकता है, वो फिलिस्तीन भी हो सकता है। फिलिस्तीन में भी अरसे बाद भारत ने फिलिस्तीन का समर्थन किया है, जिसका विरोध इजराइल और अमेरिका कर रहे हैं। यह एक ऐसा दौर और ऐसा कालखंड है जिसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। शायद इसीलिए मणिपुर प्रधानमंत्री का एकाएक जाना एकाएक नहीं है और एक झटके में लिया गया ऐसा निर्णय भी नहीं है जिसके पीछे सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की मंशा हो कि चलो अब मणिपुर हो आते हैं। बिल्कुल नहीं। यह परिस्थितियां उनके खुद के उस कटघरे के भीतर से उपज रही है, जो धकेल रही है कि अभी तक जो हुआ है उसका भरपाई आपको करनी होगी। मणिपुर उस दिशा में उठा हुआ एक कदम है और आने वाले वक्त में कई कदम उठेंगे। यह किसका प्रभाव है? अपनी अंदरूनी विचारधारा यानी संघ का, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अमेरिका के करीब जाने का, क्योंकि यह परिस्थितियां बहुत साफ बताती है भारत की अपनी इकोनॉमिक डगमगा चुकी है। इस पर कभी चर्चा होगी, क्योंकि शेयर बाजार से एफआईआईज भाग चुके हैं। नहीं लौटे तो स्थितियां नाजुक हो जाएगी और लौट आए तो जगमग होगी। इस दौर में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत को एक मानवीय पहलू के साथ खुद को खड़ा करना है। यूक्रेन रूस का युद्ध हो, इजराइल ईरान का युद्ध हो, लेकिन सवाल अपने भीतर घर में झांकने का भी तो है। तो मणिपुर क्या उसी की उपज है? दरअसल इस पूरी परिस्थिति में नॉर्थ ईस्ट हमेशा से अपेक्षा का हिस्सा रहा है और इसीलिए कहा जाता है बुनियादी सिद्धांतों पर दिल्ली ने खामोशी बरती और दिल्ली बेदाग है इसको बताने की कोशिश हर बार की गई है। लेकिन लंबे वक्त तक उपेक्षा का इतिहास जहां पर दफन है, उसका पैमाना सिर्फ और सिर्फ एकमात्र यही हो जाता है कि संघर्षरत राज्य अपने जीवन फिर से संवार सकते हैं। यही मैसेज अभी मणिपुर का है। खुद खड़ा होना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।